आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पर दस्तरस रखने वाले ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवराज जी, जिनका मैं इस्तकबाल कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं और हालात पे जायजा लेंगे। खास तौर से कि जिस तरह से अब ईरान ने पलटवार किया है और अब खबर यह है कि ईरान आर पार के मूड में है। अमेरिका क्या जवाब देगा? अमेरिका भी हमले कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बहरीन, जॉर्डन, ये तमाम जो बेसेस है उस पे ईरान ने हमला किया है और ईरान ये दरअसल बताना चाहता है कि जो शर्तें हैं, जो एमयू पर साइन हुआ है, उस पर अमल होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ-साथ ईरान ने आज कहा कि 30 दिन तक हमारे कंट्रोल में ही रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो बहरहाल ये पूरा मामला जो है इस पे समझेंगे। कैप्टन साहब, क्या लग रहा है, क्या जिस तरह से आप देख रहे हैं झड़पें चल रही हैं, उसको हम झड़प ही कहेंगे, कोई जंग वाली बात तो नहीं है, लेकिन कैसे देख रहे हैं? क्या ये एस्केलेट हो सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो फिर से जंग शुरू हो गई। डॉक्टर रिजवी देखिए, कहते हैं ना, फिल्मी डायलॉग है कि मामला नाजुक है लेकिन कंट्रोल में है। ये छोटी-छोटी झड़पें हैं। अच्छी बात ये है कि अभी तक मामला इतना बुरे दौर पे भी नहीं पहुंचा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर यानी तेहरान के ऊपर या आईआरजीसी की जो बड़ी-बड़ी छावनियां हैं या ईरान के बड़े-बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड, रेलवे, ब्रिजेस पर हमला शुरू कर दे। ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि 40 दिन के जंग के दौरान हुआ था। एक और अच्छी बात है कि फिलहाल इज़राइल इस जंग में कूद नहीं रहा है। इज़राइल अपने तरफ से ईरान पर नज़र बनाए रखा हुआ है, लेकिन कोई भी हवाई जहाज, हथियार या बॉम्ब ईरान की तरफ नहीं भेज रहा है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईरान भी अपने टैक्टिकल कमांडर्स पर और उनके जज़्बे पर थोड़ा कंट्रोल रखा हुआ है। ईरान भी कोई हथियार, रॉकेट या मिसाइल इज़राइल की तरफ रवाना नहीं कर रहा है। छोटे-छोटे हमले ईरान कर रहा है। खाड़ी देश में, अरब मुल्कों में जो अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेस हैं। लेकिन मैंने भी गौर किया कि ईरान बहुत सधे हुए तरीके से छोटे वारहेड का इस्तेमाल कर रहा है। यानी ईरान इस तरह के ड्रोन और मिसाइलें भेज रहा है जिसका जो धमाका होता है, हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट, 5 किलो, 10 किलो वाला है। तो शायद ये दिखाता है कि ईरान जो है सिर्फ मैसेज देना चाहता है कि समझ जाओ अमेरिका, क्योंकि ईरान ने जो मिसाइलें भेजी हैं या ड्रोन धमाके हुए हैं, उनमें मुझे कोई ऐसा धमाका नहीं नज़र आया जिसमें कि 100 किलो या 200 किलो जैसा कोई हाई एक्सप्लोसिव बारूदी मसाला हो। तो ईरान की ये बहुत ही सोची-समझी कवायद है कि वो अमेरिका को दिखाना चाहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो क्या कर सकता है। जी, डॉक्टर रिज़वी। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ईरान का की मंशा यही है और ईरान ने जैसा कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा और इसमें किसी तरह की दखलंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त होगी और ये अब उसके लिए अपने-अपने ज़ाहिर है कि वो मसाइल हैं और अपनी-अपनी जो हदबंदियाँ हैं जिस पे बातचीत हुई होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहीं न कहीं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर के ये बात थी कि वो ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। अगर ऐसा ना होता तो मेरा ख़्याल है कि ईरान जो है वो इस तरह से नहीं करता। दूसरा, अब मुझे ये भी लग रहा है कि चूँकि ईरान की जो हुकूमत है उस पे अवामी प्रेशर है। अवामी प्रेशर ये है कैप्टन साहब कि अमेरिका और इज़राइल के आगे झुकना नहीं है। क्योंकि आप देखिए सैयद अब्बास इराक़ची के घर पर भी बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के हुआ था कि आप क्यों बार-बार बात करने की बात कर रहे हो? उनसे बात मत करो। तो क्या ईरानी प्रेशर भी है कि जिसकी वजह से ईरान या आईआरजीसी और उनकी फोर्सेस जो है इस तरह से रिएक्ट कर रही? डॉक्टर रिज़वी, दुनिया में काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं
और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि शायद आईआरजीसी और ईरान की सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में एक दरार है कि आईआरजीसी जो है सिविलियन लीडरशिप की बात नहीं मान रही है कि आईआरजीसी अपने आप यहाँ हमले कर रही है, जबकि सिविलियन लीडरशिप उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए ऐसा है नहीं। किसी भी देश में हमेशा जो फौज है वो हमेशा सिविलियन कंट्रोल में रहती है। इस तरह से आईआरजीसी भी सिविलियन कंट्रोल के नीचे है। ये जो वेस्टर्न मीडिया में पब्लिसिटी दे रहे हैं कि आईआरजीसी जो है वो अलग है और बिदक गई है, कंट्रोल में नहीं है, ये सब वेस्टर्न मीडिया द्वारा मिसलीडिंग खबरें आ रही हैं। आईआरजीसी में जो कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, मेजर जनरल साहब हैं, वो उसी ईरान का हिस्सा हैं। जाहिर बात है उनका जो कुनबा है, उनके रिश्तेदार हैं, वो ईरान में ही किसी कस्बे में, गाँव में या छोटे से शहर में रहते हैं। और आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी वापस ईरान में बतौर सिविलियन रहेंगे। अगर एक मेजर जनरल हैं आईआरजीसी में, तो अगले साल रिटायर हो जाएँगे। एक ब्रिगेडियर साहब हैं, तो 2-3 साल में रिटायर हो जाएँगे। तो रिटायर होके कहाँ जाएँगे? वो तो फिर मिस्टर बन जाते हैं ना, जैसे मैं भी एक सिविलियन बन गया हूँ, तो मुझे ईरान की नॉर्मल सिविल सोसाइटी में रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आईआरजीसी एकदम अलग अपनी हुकूमत चला रहा है। ये पश्चिमी मीडिया द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो भी मिसाइल या ड्रोन दागी जा रही हैं, फिलहाल छोटी-छोटी मिसाइलें या छोटी-छोटी ड्रोन दागे जा रहे हैं अमेरिकन ठिकानों पर गल्फ कंट्रीज में, वो पूरी तरह से सिविलियन जो हुकूमत है, उनसे इशारा मिलने के बाद या सिविलियन हुकूमत से हुक्म आने के बाद ही लॉन्च कर रहे हैं आईआरजीसी के कमांडर। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। और फिर जो आईआरजीसी को कमांड करते हैं, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, चूंकि उन्होंने खुद एमयू को माना है और कहा है कि भाई तानाशाही हमारे यहाँ नहीं है और एक लीडरशिप जो है वो तय कर रही है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार ये होंगे, ये बिल्कुल सही है। और आईआरजीसी या इनमें टकराव, ऐसी कहीं कोई बात अब तक नजर नहीं आई, जबकि कई बार इसकी चर्चा ही सही है। लेकिन हिजबुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? हिजबुल्लाह ने फिलहाल जो है वो बातचीत से मना कर दिया, कहा भाई इनसे बातचीत करना या इनसे किसी सीज फायर की तवक्को करना, ये बेकार की बातें हैं, ये साजिशें करने वाले हैं। तो जो नईम कासिम है, हिजबुल्लाह, मतलब हिजबुल्लाह इस तरह से क्यों यकीन नहीं कर पा रहा है? क्या डर है कैप्टन साहब? हाँ, डॉक्टर रिजवी, हो ये गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत ही अजीब सा बयान दे दिया है। जोश में आके दिया है या होश में दिया है कि इज़राइल की जो आईडीएफ है, वो लेबनान में जहाँ तक घुसी है, लिटानी रिवर या लिटानी रिवर से थोड़ा आगे भी कई जगह पर वहीं पर बनी रहेगी। और उन्होंने उसका एक नाम भी दे दिया येलो लाइन, यानी पीली लकीर। तो अब समझिए लेबनान का काफ़ी बड़ा हिस्सा, करीबन 20% जो है वो दक्कन में, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के कंट्रोल में है। और नेतन्याहू बोल रहे हैं खाली नहीं करेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह जो है डिसआर्म नहीं हो जाता, यानी जब तक हिजबुल्लाह के हथियार जो हैं वो लेबनान की आर्मी को सौंप नहीं देते, तब तक आईडीएफ वहां पर बनी रहेगी। अब लेबनान की आर्मी छोटी सी आर्मी है, 50,000 तो उनकी नफरी है, उनके पास जो हथियार हैं वो भी कोई बहुत बड़े हथियार नहीं हैं। और लेबनान की आर्मी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कई बार, क्योंकि उनकी आर्मी में क्रिश्चियंस हैं, मेसोनाइट क्रिश्चियंस हैं, उनकी आर्मी में सुन्नी हैं, तो उनकी आर्मी में शियाज भी हैं। तो लेबनान की आर्मी भी कंफ्यूज हो जाती है कि हिजबुल्लाह पर अगर दबाव डालना है, हिजबुल्लाह को अगर कंट्रोल में लाना है, हिजबुल्लाह को अगर डिसआर्म कराना है, यानी हथियार लेने हैं हिजबुल्लाह से, तो कितने हद तक कार्रवाई करें। पिछले 20, 30, 40 साल में लेबनान की आर्मी सक्सेसफुल नहीं हुई है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने में।
अब हिजबुल्लाह को मालूम है कि अगर आईडीएफ वापस नहीं जाती और येलो लाइन पर बैठ जाती है, येलो लाइन वो लाइन है जहां तक कि आईडीएफ उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते पहुंच गई है। कई जगह लिटानी रिवर से आगे और कई जगह तो वो जाफरानी नदी को प्राय प्राय टच कर रहे हैं। तो फिर वहां ये येलो जोन है, इसमें करीबन 2 लाख 2.5 लाख गांव के लोग हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो यकीनन उन लोगों को रिफ्यूजी बन के सेंट्रल लेबनान या नॉर्थ लेबनान की तरफ जाना पड़ेगा, तो वहां वो रिफ्यूजी बन के रहेंगे। तो हिजबुल्लाह भी पहले जो हम देख चुके हैं, इसके बाद 2 या 3 बार कि हिजबुल्लाह भी ऐसे मौके पर अपने हथियारों के साथ सेंट्रल लेबनान या उत्तर लेबनान, कई बार तो तुर्की की बॉर्डर तक चला जाता है। तो जाहिर बात है कि दुनिया का प्रेशर जो है वो इज़राइल के ऊपर बनाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन का प्रेशर इज़राइल पर बनाना पड़ेगा कि इज़राइल जल्दी से जल्दी वापस दक्षिण की तरफ कूच कराए अपनी फौजों को और वापस जो इज़राइल की बॉर्डर है उसके अंदर चली जाए। वरना हिजबुल्लाह का तो गुरिल्ला रोल है। गुरिल्ला को हमेशा एक चीज़ सिखाई जाती है कि जब दुश्मन आता है तो पीछे हट जाओ। तो हिजबुल्लाह भी थोड़ा पीछे हट जाएगी और फिर गुरिल्ला को हमेशा सिखाया जाता है, हिजबुल्लाह भी वही कार्रवाई करेगा कि जब आईडीएफ थोड़ा रेस्ट कर रही होगी, थोड़ा कम चौकन्ना होगी, तो हमला कर दो। तो इस तरह से तो आईडीएफ को और ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन देखिए, वेस्टर्न मीडिया ऐसे खबरें दे रहा है जैसे कि हिजबुल्लाह इज़राइल पर हमला कर रहा। एक करेक्शन जो वेस्टर्न मीडिया समझ नहीं पा रही है कि पिछले 1 महीने से 15 दिन से 7 दिन से हिजबुल्लाह जो हमले कर रही है, वो इज़राइल की उन फौजों के ऊपर कर रही है जो कि लेबनान के अंदर घुस आए हैं। दक्षिण लेबनान का वो हिस्सा जहाँ हिजबुल्लाह वाले अपने परिवार के साथ रहते हैं। दक्षिण लेबनान में ज़्यादातर शिया लोग हैं। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो अपने घर से सुबह रोटी खा के निकलते हैं, दोपहर को लड़ाई करते हैं, शाम को वापस अपनी माँ के पास चले जाते हैं। तो आईडीएफ ने जहाँ कब्जा किया हुआ है, वो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि शिया लोगों को अगर अपना घर छोड़ के नॉर्थ की तरफ कूच करना पड़े, रिफ्यूजी बनना पड़े, फिर तो उनके मन में जो बदला लेने की भावना है या बगावत की भावना है या इज़राइल के प्रति जो घृणा की भावना है, वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, डॉक्टर रिज़वी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लग रहा है कैप्टन साहब कि जिस तरह से ईरान पूरी कुव्वत से अमेरिका और इज़राइल से मुकाबला किया और अपनी शर्तों पे चीज़ों को मनवा रहा है, उसका कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हिज़्बुल्लाह पे भी उसके असरात जो है मुरतब हो रहे हैं। उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आप देखिए वो मतलब रिएक्ट हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कैप्टन साहब कि ईरान के स्ट्रॉन्ग होने से हिज़्बुल्लाह भी स्ट्रॉन्ग होगी? हाँ, देखिए, हिज़्बुल्लाह का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? जैसे हमास है, गज़ा में हमास की फ़ौजी ताकत बहुत कम हो गई है, लेकिन हमास खत्म नहीं हुआ। बतौर पॉलिटिकल पावर हमास ज़िंदा है और जब भी फ्यूचर डेट में गज़ा में एक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो उसमें हमास की जो पॉलिटिकल बेस है वो पूरी मदद करेगी। और हमास जो कैप्टन है साहब गज़ा में अभी भी जी, जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने जो रिपोर्टें पढ़ी वहाँ चुनाव भी कराए गए और हमासी कंट्रोल कर रही है क्योंकि अभी भी 20-22 लाख की आबादी तो है वहाँ पे, जैसे भी हो। तो उनको कंट्रोल करने में और वहाँ का सिस्टम चलाने में अभी उन्हीं का रोल है। ऐसी भी खबरें आ रही कि एक एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं का है और बाकायदा वो अभी सज़ाएँ भी दे रहे हैं। जो वहाँ पे गद्दार या उनकी नज़र में जो भी या मोसाद के एजेंट या सीआईए इस टाइप से, ऐसी खबरें भी हैं। एकदम सही आपने फरमाया। देखिए, हमास का जो रोल है भविष्य में यही रोल हिजबुल्लाह का दक्षिण लेबनान में होगा। हमास भी फिलहाल एक आस्ते-आस्ते एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन रही है। एक एनजीओ वेलफेयर करने के लिए आगे बढ़ रही है। ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन डिग्निटी को बचा रही है।
इसी तरह से हिजबुल्लाह भी भविष्य में लेबनान में क्या रोल अख्तियार करेगी, उनका मिलिट्री रोल भविष्य में थोड़ा-थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर बनी रहेगी लेबनान में। उन पर लेबनान बेरूत की पार्लियामेंट में तो हिजबुल्लाह भी है और आस्ते-आस्ते आप देखेंगे कि दुनिया भर से जो मदद आ रही है, अरब देशों से या दूसरे मुस्लिम देशों से, भारत भी कुछ मदद कभी-कभी भेजता है। वो जो जो मानव हेल्प है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो है, वो हिजबुल्लाह उस रोल को बतौर बहुत ही शानदार एनजीओ अदा करेगा। दुनिया भर से जो इतनी फंडिंग आएगी उसको सही तरीके से खर्च करके लेबनान के जो शिया लोग हैं उनको मदद करने में हिजबुल्लाह रोल अदा करेगा। और वो पॉलिटिकल जहाँ विंग तक भी है कैप्टन साहब। हिजबुल्लाह जो है सरकार में उनके मंत्री तक है। जी हाँ, बेरूत में हमेशा से ही मैं 30 साल पहले देख लीजिए, 20 साल पहले देख लीजिए, 10 साल पहले देख लीजिए, बेरूत में जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें हमेशा से शिया लोगों का और ख़ास तौर से हिज़्बुल्लाह के जो लीडरान हैं उनका दबदबा रहा है। बेरूत की तो सरकारी बाय लॉ ऐसे बनती है कि भई प्रेसिडेंट हो गए समझो क्रिश्चियन, मेसोनाइट क्रिश्चियंस हैं। प्राइम मिनिस्टर समझो जो भी सुन्नी हैं वो कोई बन जाएँगे और जो स्पीकर हैं वो बन जाएँगे पार्लियामेंट के कोई शिया बन जाएँगे और सबको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? ख़ासतौर से जो स्पीकर हैं, शिया कम्युनिटी से आते हैं तो समझिए, उनको सपोर्ट कर रहे हैं हिज़्बुल्लाह के जो मेंबरान हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान। तो हिज़्बुल्लाह बतौर पॉलिटिकल पावर हमेशा से ही बहुत मजबूत रही है और भविष्य में भी रहेगी। और जब भविष्य में साउथ लेबनान का रिकंस्ट्रक्शन चालू होगा, तो हिज़्बुल्लाह का जो रोल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जी, डॉक्टर रिज़वी। तो ये थे इस वक्त हमारे साथ जो बात कर रहे थे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनसे हम मिडिल ईस्ट हाल बातचीत कर रहे थे। और जैसा कि उन्होंने बहुत वाजे कर दिया है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा और उसकी शर्तें बहुत मुनासिब है। ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो गलत है और अमेरिका को चाहिए कि फिलहाल जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है उस पर लगाम लगाना चाहिए। बहरहाल जो भी अपडेट होगा फिर हम आपके साथ पेश करते रहेंगे। देखते रहे न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत